मेरी बुआ, जिसने 38 लाख युआन कैश देकर मेबैक खरीदी थी, उसने फैमिली ग्रुप में ऐलान कर दिया कि मेरे दूसरे भाई के परिवार की शादी की गाड़ी वही अरेंज करेगी। किसी ने ये तक नहीं पूछा कि मैं मान भी रहा हूँ या नहीं। मैंने उस मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन मैं सीधा वो गाड़ी लेकर एक सेकंड हैंड लग्जरी कार डीलरशिप पहुँच गया। 23 लाख युआन सीधे मेरे अकाउंट में आ गए। तभी मेरे कजिन का फोन आया। अरे, शादी वाली गाड़ी कहाँ है? कल रिहर्सल के लिए बेचनी है, मतलब दिखानी है, जल्दी भेज। फैमिली ग्रुप तब तक शांत था। फिर मेरी बुआ झांग छुईफेन ने शादी की फोटो डाल दी। उसके नीचे तुरंत बधाइयों और लाल लिफाफों की लाइन लग गई। प्यारे रिश्तेदारों, लिन हाउ की शादी अगले शनिवार है। आप सबके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। लिन हाउ की शादी शान से हो, इसलिए हमने तय किया है कि मेरे दूसरे भाई की मेबैक इस्तेमाल होगी। एक दिन के किराए का 1 लाख युआन लगता है, तो अपना ही घर है, फालतू पैसा क्यों उड़ाना। बच्चों के लिए परफेक्ट रहेगा, हनीमून का पैसा भी बच जाएगा। मैसेज एक के बाद एक आते जा रहे थे, लेकिन किसी ने मुझे टैग नहीं किया। किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरी गाड़ी देना मेरे लिए ठीक भी है या नहीं, जैसे वो कार मेरी थी ही नहीं, जैसे वो लिन परिवार की पब्लिक प्रॉपर्टी हो। वाह, बुआ तो मेबैक में आएंगी, क्या रौब जमेगा। हाँ भाई, दुल्हन वालों की भी इज्जत डबल हो जाएगी। अपना ही परिवार है, ऐसा तो करना ही चाहिए। मेरे पिता लिन जियांगुओ भी बीच में कूद पड़े। छोटे भाई का फर्ज होता है बड़े भाई की शादी में मदद करना। उन्होंने मेरी तरफ से खुद ही हाँ कर दी। पिछले 20 सालों की तरह मैंने फिर कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप फोन बंद कर दिया। अगला दिन सोमवार था। मैंने आधे दिन की छुट्टी ली, बिना किसी को बताए। उस काली मेबैक को सीधे शहर की सबसे बड़ी लग्जरी सेकंड हैंड कार डीलरशिप में ले गया। कार्ड स्वाइप किया, पेपर साइन किए और फिर फोन पर बैंक का मैसेज आया। 23 लाख युआन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके थे। पेमेंट का नोटिफिकेशन आते ही एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने आराम से फोन उठाया। हेलो, अरे लिन चेन, मेरी शादी की गाड़ी कहाँ है? कल वेडिंग कंपनी के साथ रूट की रिहर्सल करनी है, जल्दी कार ऑफिस भेजो और चाबी रिसेप्शन पर छोड़ देना। मैं चुपचाप सुनता रहा। पिछले 20 सालों की सारी घुटन, सारी बेइज्जती उस पल जैसे हवा में उड़ गई। मेरे मुंह से हल्की सी हंसी निकल गई। हंस क्यों रहा है? मेरी बात सुनाई नहीं दे रही क्या? जल्दी कर, मेरा काम मत बिगाड़। मैंने बेहद शांत आवाज में कहा। ओह, वो गाड़ी तो बिक गई। फोन के दूसरी तरफ अचानक मौत जैसी खामोशी छा गई। तुमने क्या कहा? मैंने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया, सीधे फोन काट दिया। अगले ही सेकंड मेरा फोन मिस्ड कॉल्स और वीचैट मैसेज से फट पड़ा। मैंने सबको ब्लॉक कर दिया, फोन बंद किया और दुनिया एकदम शांत हो गई। मैंने नया सिम कार्ड ले लिया। अगले दिन मैं हमेशा की तरह ऑफिस पहुंचा। ऑफिस बिल्डिंग के बाहर ही मैंने लिन जियांगुओ की कार देख ली। वो सड़क किनारे गाड़ी रोककर गुस्से में मेरी तरफ बढ़े। लिन चेन, तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है ना? मुझ पर फोन काट दिया, ऊपर से फोन भी बंद कर दिया। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं, सीधे कंपनी के गेट की तरफ चलता गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। वहीं रुक जा, लिन जियांगुओ गुस्से में बोले। गाड़ी कहाँ है? तूने सच में बेच दी? बेच दी? तेरे दिमाग खराब हो गया है क्या? वो तेरे बड़े भाई की शादी की गाड़ी थी, ऐसे कैसे बेच दी तूने? पूरे लिन परिवार की नाक कटवा दी तूने। मैंने उनकी पकड़ छुड़ाते हुए ठंडी आवाज में कहा। पहली बात, वो मेरा सगा भाई नहीं, कजिन है। दूसरी बात, वो कार मैंने अपने पैसों से कैश में खरीदी थी, मैं उसे जब चाहूँ बेच सकता हूँ। तीसरी बात, मुझे आपकी इज्जत विज्जत की कोई परवाह नहीं। आप लोगों का मेरे प्रति जो रवैया है ना, उसे देखकर तो इंसान का खून जल जाए। ये कैसी बदतमीजी है? मैं तेरा बाप हूँ तो? मैंने सीधा उनकी आंखों में देखा। सिर्फ बाप होने से आपको ये हक नहीं मिल जाता कि मेरी चीजें मेरी मर्जी के बिना बांट दो। तेरी चीजें? लिन जियांगुओ तमतमा गए। जो घर का है वो सब परिवार का है। जब तूने कार खरीदी थी तब परिवार से एक पैसा लगाया था क्या? अब परिवार याद नहीं आ रहा? जो खाता है, जो पहनता है, सब परिवार ने दिया है। इतने साल तुझे पाला पोसा, अब थोड़ा योगदान भी नहीं देगा? मैं हंस पड़ा। योगदान? मैं पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ, 6 लाख युआन से ज्यादा घर में दे चुका हूँ। लिन हाउ को घर खरीदने के लिए 2 लाख युआन दिए थे। अब भी आपका एहसान बाकी है क्या? लिन जियांगुओ का चेहरा और काला पड़ गया। तो इतना हिसाब क्यों गिन रहा है? परिवार में कोई इतनी कैलकुलेशन करता है क्या? मैंने ताना मारते हुए कहा। आप लोग हिसाब नहीं रखते, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ। ठीक है, ठीक है। उन्होंने हाथ हिलाया। मैं तुझसे बहस नहीं कर रहा, अभी ये सब करने का टाइम नहीं है। तेरे भाई की शादी का क्या होगा? उसे जो करना है करे, वो उसकी शादी है, मेरी नहीं। कैसे नहीं है? सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने ठंडी हंसी छोड़ी। ग्रुप में किसने मेरी तरफ से बिना पूछे हाँ बोली थी? किसने फोन करके मुझे नौकरों की तरह ऑर्डर दिया था? किसने मेरी कार को अपनी बाप की प्रॉपर्टी समझ लिया था? वो तेरे बड़े भाई,
बुआ परेशान थी, मैंने बीच में ही काट दिया। तो क्या परेशान होने से किसी को बदतमीज बनने का लाइसेंस मिल जाता है? लिन जियांगुओ ने दांत भींच लिए। तो इतना जिद्दी क्यों हो रहा है? अब ये सब बोलने से क्या फायदा? जल्दी कोई सॉल्यूशन निकाल। अगर कोई सॉल्यूशन ही ना हो तो क्यों नहीं है? कार बेचने के पैसे से दूसरी कार किराए पर ले लो। मैंने उन्हें घूर कर देखा तो आखिरकार यही असली मकसद था। मैंने शांत आवाज में कहा, पैसे मैं पहले ही इन्वेस्ट कर चुका हूँ, निकाल नहीं सकता। लिन जियांगुओ गुस्से से कांपते हुए मेरी तरफ उंगली दिखाने लगे। तभी उनका फोन बज उठा। उन्होंने कॉलर आईडी देखी और तुरंत चेहरा बदल गया। अभी जो शेर बने हुए थे अगले सेकंड बिल्ली बन गए। हेलो भाभी, क्या हुआ? फोन के दूसरी तरफ से चीखती हुई आवाज आई। जियांगुओ, अपने बेटे को संभालो, वो पूरे परिवार को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। दुल्हन वालों ने शादी तोड़ने की धमकी दे दी है शादी की गाड़ी की वजह से। अगर ये शादी नहीं हुई ना तो हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। लिन जियांगुओ का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। वो जल्दी जल्दी समझाने लगे, अरे नहीं, मैं अभी शाओ चेन से बात कर रहा हूँ, सब संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। फोन कटते ही उन्होंने सारा गुस्सा फिर मेरी तरफ मोड़ दिया। सुना आपने? तेरे कारण तेरे भाई की शादी टूटने वाली है। अब खुश है तू? मैंने ठंडी नजर से उन्हें देखा। तो अब क्या करूं? घुटनों पर बैठकर उसकी होने वाली बीवी से माफी मांगू कि प्लीज शादी मत तोड़ो। डैड, मुझे देर हो रही है। मैं मुड़कर जाने लगा, लेकिन लिन जियांगुओ ने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती फोन मेरे कान पर लगा दिया। तेरी बुआ बात करेगी। मेरे मना करने से पहले ही फोन से झांग छुईफेन की कान फाड़ने वाली आवाज आई। लिन चेन, एहसान फरामोश कमीने, हमारे लिन परिवार ने तुझ जैसे नालायक को कैसे पाल लिया? मैंने फोन थोड़ा दूर कर लिया, आराम से उनकी पूरी गालियां खत्म होने का इंतजार किया, फिर धीरे से बोला, बुआ गालियां खत्म हो गईं? अब पैसे की बात चल ही रही है तो मुझे भी कुछ याद आ गया। 3 साल पहले आपने कहा था कि लिन हाउ बिजनेस कर रहा है और पैसों की कमी है। तब आपने मुझसे 50,000 युआन उधार लिए थे, कहा था 6 महीने में लौटा देंगी, लेकिन अब तो 3.5 साल हो गए। वो पैसे कब वापस करेंगी? फोन के दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। झांग छुईफेन की सांसें भारी होने लगी। तू बकवास कर रहा है। मैंने तुझसे कब पैसे लिए? मैं हल्का सा हंसा। भूल गई? कोई बात नहीं, मेरे पास ट्रांसफर रिकॉर्ड है। आपने खुद साइन करके उधार की पर्ची भी दी थी, चाहिए तो फोटो भेज दूं। इस बार वो पूरी तरह चुप हो गईं। पास खड़े लिन जियांगुओ भी सन्न रह गए। मैंने फोन वापस उनके हाथ में दे दिया। कर्ज लौटाना तो इंसान का फर्ज होता है। बुआ जब मेरे पैसे लौटा देंगी तब बाकी बातें भी कर लेंगे। इतना कहकर मैं मुड़ा और सीधे कंपनी के गेट के अंदर चला गया। उस दिन काम खत्म होने के बाद मैं सीधे घर नहीं गया। जब अपने अपार्टमेंट पहुंचा तब रात के 10 बज चुके थे। जैसे ही मैंने कार पार्क की, मुझे फूलों की क्यारी के पास बैठे लिन जियांजुन दिख गए। वो सिगरेट पी रहे थे। मुझे देखते ही तुरंत खड़े हो गए और सिगरेट जमीन पर फेंक कर पैर से कुचल दी। अभी भी घर लौटना याद है तुझे? चल घर चल, तेरे माँ बाप और तेरी बुआ सब इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं एक कदम पीछे हट गया। मेरा कोई घर नहीं है, यही मेरा घर है। लिन जियांजुन झल्ला उठे। क्या जरूरत है इतना तमाशा करने की? हर बात इतनी बदसूरत क्यों बना देता है तू? सिर्फ एक कार ही तो थी, अपने भाई को इस्तेमाल करने देता तो क्या चला जाता? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी चीज है, मैं जिसे चाहूँ दूं और जिसे ना चाहूँ वो छू भी नहीं सकता। किसी को दिक्कत है? वो गुस्से से लाल हो गए। अचानक उन्होंने हाथ उठाया जैसे मुझे मारने वाले हो। मेरी आंखें ठंडी पड़ गईं। हाथ लगाकर देखिए। मैंने बैग से फोन निकाला, स्क्रीन उनकी तरफ कर दी। मैं पहले ही पुलिस को कॉल कर चुका हूँ, 5 मिनट में पहुँच जाएगी। यहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी एकदम क्लियर है। आप अभी जो भी करेंगे सब रिकॉर्ड हो जाएगा। मैंने एक कदम आगे बढ़कर कहा, सोच लीजिए, आपके बेटे की शादी ज्यादा जरूरी है या फिर खुद का पुलिस स्टेशन में बैठना? चॉइस आपकी। लिन जियांजुन का हाथ हवा में ही रुक गया। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहे हो। तू इतनी हिम्मत करेगा? मैंने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, हाँ करूँगा। कुछ सेकंड तक हम दोनों बस एक दूसरे को घूरते रहे। आखिरकार उन्होंने धीरे धीरे हाथ नीचे कर लिया। बहुत अकड़ आ गई है तुझमें। ठीक है, याद रखना ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं इंतजार करूंगा। मैंने उन्हें गुस्से में जाते हुए देखा, फिर वापस अपने घर आया और दरवाजा लॉक कर लिया। मुझे पता था ये बस शुरुआत है। और सच में 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि मेरे नए फोन पर कॉल आ गई। अनजान नंबर था। मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर कॉल उठा ली। दूसरी तरफ मेरी माँ लियू गुइलान थी। उनकी आवाज रोने से कांप रही थी। शाओ चेन, तू कहाँ है? जल्दी वापस आ, घर में बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। तेरी बुआ की वजह से तेरी दादी को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें इमरजेंसी में अस्पताल ले गए हैं। मेरे दिमाग ने एक पल के लिए काम करना बंद कर दिया। इस पूरे परिवार में
अगर कोई सच में मुझसे प्यार करता था तो वो सिर्फ दादी थी। मैंने तुरंत फोन काटा, कार की चाबी उठाई और भागा। पूरा एक्सीलेटर दबाकर मैं शहर के सेंट्रल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जा पहुंचा। अंदर घुसते ही मैंने उन्हें देख लिया। लिन जियांगुओ, लिन जियांजुन, झांग चुईफेन, लिन हाओ, पूरा परिवार वहीं खड़ा था। लेकिन अजीब बात ये थी, उनके चेहरों पर ना घबराहट थी, ना चिंता। जैसे ही झांग चुईफेन ने मुझे देखा, उनकी आंखों में दुख नहीं बल्कि गुस्सा और चालाकी चमक उठी। मेरा दिल धक से रह गया। अरे वाह, अब मुंह दिखाने की हिम्मत भी आ गई। झांग चुईफेन सबसे पहले मेरी तरफ झपटी। अगर तेरी दादी को कुछ हो गया ना, तो तू हत्यारा कहलाएगा। मैंने उन्हें धक्का देकर हटाया और इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ा। तभी लिन जियांगुओ ने मुझे पकड़ लिया। रुक जा, डॉक्टर अंदर हैं। मैंने झटके से पूछा, दादी कैसी हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? लिन जियांगुओ ने भारी आवाज में कहा, और क्या कहेंगे, सब तेरी वजह से हुआ है। तभी लिन हाओ भी आगे आया। लिन चेन, सुन ले, ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। मेरी होने वाली बीवी कह रही थी, अगर शादी में कोई दिक्कत आई ना, तो वो रिश्ता तोड़ देगी। अगर दादी को कुछ हुआ तो तू पूरे परिवार का गुनहगार होगा। उसी वक्त बगल वाले वार्ड से एक नर्स बाहर आई। बेड नंबर 12 वाले पेशेंट के घर वाले कौन हैं? पेशेंट का ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल है, कोई गंभीर बात नहीं है, बस एक रात ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। कृपया यहाँ भीड़ मत लगाइए, बाकी मरीज परेशान हो रहे हैं। मैंने सीधे अपने पिता को धक्का दिया और ऑब्जर्वेशन रूम के दरवाजे तक पहुंच गया। कांच की खिड़की से मैंने साफ देखा, दादी आराम से बेड पर लेटी थी। हाथ में सिर्फ ग्लूकोज लगी थी। ना कोई इमरजेंसी, ना कोई जान का खतरा। पिछले आधे घंटे से जो डर, जो बेचैनी, जो अपराध बोध मुझे खाए जा रहा था, वो सब अचानक एक घटिया मजाक लगने लगा। मेरे पैरों के तलवों से एक बर्फीली ठंड ऊपर चढ़ी और पूरे शरीर का खून जैसे जम गया। मैं धीरे धीरे पलटा। दरवाजे पर खड़े उस तथाकथित परिवार को देखा। उनके चेहरों पर घबराहट और अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था। और उसी पल मुझे सब समझ आ गया। ये एक जाल था, एक घटिया शर्मनाक जाल। मुझे झुकाने के लिए उन्होंने मेरी सबसे प्यारी दादी तक को इस्तेमाल कर लिया। मेरी नजरें देखते ही मेरे पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। श्याओ चेन, हमें गलत मत समझ, हम बस बहुत घबरा गए थे। हाँ, झांग चुईफेन भी जल्दी से बोली। डॉक्टर ने पहले कहा था हालत बहुत खराब है। हमें क्या पता था? मैंने उन्हें बीच में ही रोक दिया। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अच्छा, तो आप लोग चाहते क्या थे? दादी की हालत सच में खराब हो जाए। पूरा परिवार चुप हो गया। मैं एक एक कदम चलते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। मुझसे पैसे निकलवाने के लिए आप लोग दादी की जान तक को झूठ का हथियार बनाने लगे। सच में आपने हद पार कर दी। मैं हंसा, लेकिन वो हंसी ठंडी थी, सीधे दिल से निकली हुई। चूंकि आप लोगों को पैसों की बात करना इतना पसंद है, तो चलिए आज ठीक से पैसों की बात कर लेते हैं। मेरे इतना कहते ही पूरे कॉरिडोर का माहौल जम सा गया। लिन जियांगुओ का चेहरा पहले सफेद पड़ा, फिर लाल। क्या बकवास कर रहा है तू? हमने कब तेरी दादी को इस्तेमाल किया? हम तो बस घबरा गए थे। झांग चुईफेन भी तुरंत चीख पड़ी। हाँ, चिंता में दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन लिन हाओ, वो ऐसे खड़ा था जैसे ये सब बिल्कुल नॉर्मल हो। लिन चेन, बात मत घुमा, अभी सबसे जरूरी मेरी शादी है। वेडिंग कंपनी, होटल, कारों का काफिला, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि तू कार बेचने वाले पैसे निकाले। पहले ये मामला सुलझा, बाकी फैमिली ड्रामा बाद में कर लेना। उसने सीधे मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। चल, पहले पैसे दे। पूरा परिवार एक पल के लिए चुप रह गया। फिर अचानक मैं मुस्कुराया। ठीक है, सब दंग रह गए। लिन हाओ का चेहरा खुशी से खिल उठा। मुझे पता था, आखिर परिवार तो परिवार होता है। चलो पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैंने बैग से फोन निकाला, आराम से कैलकुलेटर खोला, फिर झांग चुईफेन की तरफ देखकर बोला, बुआ, 3 साल पहले, यानी आज से 1277 दिन पहले आपने मुझसे 50,000 युआन उधार लिए थे। 6 महीने में लौटाने की बात हुई थी और सालाना ब्याज 5% तय हुआ था। मैंने स्क्रीन पर नंबर दिखाए। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर कुल 63,425 युआन बनते हैं। अभी ट्रांसफर करेंगी या फिर मैं वो उधार वाली रसीद फैमिली ग्रुप में डाल दूं? फिर सब लोग फैसला कर लेंगे। झांग चुईफेन का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उनका सारा खून निचोड़ लिया हो। तो इतना हिसाब किताब क्यों कर रहा है? इतने से पैसों के लिए मुझे मारना चाहता है क्या? मैं अचानक ऊंची आवाज में बोला, इतने से पैसे? ये पैसे मेरी पहली नौकरी की पहली बचत थे। दिन रात मेहनत करके जोड़े थे मैंने। तब आप रोती हुई मेरे पास आई थी, कह रही थी लिन हाओ का बिजनेस डूब गया, उसे तुरंत पैसों की जरूरत है। मैंने 1 सेकंड सोचे बिना पैसे दे दिए और आज आपकी नजर में वो बस इतने से पैसे हैं? मैंने ठंडी नजर से उन्हें देखा। अपने बेटे के लिए सब कुछ खजाना है और दूसरों के बच्चे बस घास फूस। झांग चुईफेन पूरी तरह चुप हो गईं। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी नजर लिन जियांगुओ पर डाली। वो अनजाने में एक कदम पीछे हट गए।
श्याओ चेन, तेरी बुआ का वो मतलब नहीं था। मैंने उन्हें बीच में ही काट दिया। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी आपने कहा था ना मेरा पैसा मतलब परिवार का पैसा, क्योंकि हम परिवार हैं। मैंने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, तो आज से दादी की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। सबसे अच्छे केयरटेकर रखूंगा, सबसे अच्छे नर्सिंग होम में रखूंगा। क्योंकि मेरा पैसा परिवार का पैसा है, तो परिवार का पैसा दादी पर खर्च होना चाहिए, सही? मैंने हाथ आगे बढ़ाया। तो अभी के अभी दादी के पहले साल के रहने और मेडिकल खर्च के लिए 2 लाख युआन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। क्या? लिन जियांगुओ और लिन जियांजुन दोनों एक साथ चीख पड़े। 2 लाख युआन? लिन जियांजुन गुस्से से चिल्ला पड़े। तू हमें लूट रहा है क्या? मैं अपनी माँ का खर्च उठा रहा हूँ, ऊपर से तुझे भी पैसे दूं? लिन जियांगुओ की आंखें भी फटी रह गईं। मैंने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, अरे आपने ही तो कहा था मेरा पैसा मतलब परिवार का पैसा, तो मैं बस आपकी तरफ से आपकी माँ की सेवा कर रहा हूँ। थैंक यू बोलना चाहिए मुझे। तू बस बहाने बना रहा है। ठीक है। मैंने फोन जेब में रखा, फिर बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। मैं मुड़कर जाने लगा, तभी लिन हाओ दौड़कर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। लिन चेन, तुझे आखिर चाहिए क्या? मैंने उसकी तरफ देखा, फिर एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, बुआ के 63,425 युआन और पापा के 2 लाख युआन, कुल 263,425 युआन। कल सुबह 8 बजे तक ये पैसे मेरे अकाउंट में दिखने चाहिए। उसके बाद ही तुम्हारी शादी की गाड़ी पर बात होगी, वरना भूल जाओ। लिन हाओ गुस्से से कांपने लगा। मैं उसे साइड करके सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। पीछे से गालियों और चीखों की आवाजें आती रहीं, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए। अगली सुबह जिस ट्रांसफर का वादा था, उसकी जगह मुझे मेरी माँ लियू गुइलान का फोन आया। फोन उठाते ही वो रोने लगी। श्याओ चेन, तू अपने पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो तेरे सगे पिता हैं और तेरा भाई शादी कर रहा है। इतनी बड़ी बात है, क्या तू थोड़ा समझौता नहीं कर सकता? मैंने एक शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। जब वो रो रो कर थक गईं, तब मैंने शांत आवाज में कहा, माँ, कल अस्पताल में मैंने आपको देखा था। फोन के दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। आप कॉरिडोर के कोने में छुपी हुई थीं, सबको नाटक करते हुए देख रही थीं, मुझे पागलों की तरह भागते हुए देख रही थीं। आपको सब पता था, लेकिन आपने एक शब्द नहीं कहा। मेरी आवाज धीरे धीरे और ठंडी होती गई। माँ, उसी पल से आप मेरी माँ नहीं रहीं। मैंने फोन काट दिया, उनका नंबर ब्लॉक किया, फिर नहा धोकर सीधे अस्पताल चला गया। जब मैं पहुंचा, दादी का चेकअप अभी अभी खत्म हुआ था। वो अकेली अस्पताल के बेड पर बैठी थी। मुझे देखते ही उनकी धुंधली आंखों में हल्की सी चमक आ गई। श्याओ चेन, तू आ गया। मैं जल्दी से उनके पास गया। दादी, अब कैसी तबीयत है? उन्होंने हल्की सांस छोड़ी। मैं ठीक हूँ, सब पता है मुझे। उन लोगों से नाराज मत हो, उस लायक नहीं है वो। मेरी आंखें भर आईं। दादी, आप मेरे साथ चलो, अब से मैं आपका ध्यान रखूंगा। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया, फिर तकिए के नीचे हाथ डाला। कपड़े में लिपटा हुआ एक छोटा सा डिब्बा बाहर निकाला। उसके अंदर एक पुरानी जंग लगी चाबी थी और एक पीला पड़ा हुआ प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। ये तेरे दादाजी ने तेरे लिए छोड़ा था। मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया। दादी धीरे धीरे बोलती रहीं, तेरे दादाजी बहुत जल्दी चले गए थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता हमेशा तू था। उन्हें डर था कि आगे चलकर तुझे बहुत तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, इसलिए उन्होंने चुपचाप वो पुराना घर तेरे नाम कर दिया था और उसके कागज मुझे संभालने के लिए दिए थे। मैं प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट को खाली नजरों से घूरता रह गया। उस पर मालिक का नाम साफ लिखा था, लिन चेन, और तारीख 15 साल पुरानी। मतलब मेरे पिता, मेरी माँ, चाचा का पूरा परिवार इतने सालों से मेरे ही घर में रह रहे थे, आराम से मेरा खून चूस रहे थे, मेरी चीजों पर कब्जा जमाए बैठे थे। लेकिन किसी ने कभी मुझे ये नहीं बताया कि उस घर का असली मालिक मैं हूँ। मैंने धीरे से सिर उठाकर दादी को देखा। दादी, अब मुझे समझ आ गया कि क्या करना है। मैंने प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट संभाल कर रख लिया, फिर झुककर उनके माथे को चूमा। आप आराम करो, मैं आपको लेने वापस आऊंगा। जैसे ही मैं वार्ड से बाहर निकला, दोनों परिवार बाहर खड़े मिले, चेहरों पर वही लालच, वही अकड़। झांग छुईफेन ने उंगली मेरी तरफ तान दी, इतना गुस्से में थी कि बोलते वक्त थूक तक उड़ रहा था। लिन चेन, आज मेरे बेटे की शादी है, अगर तूने पैसे नहीं दिए ना, तो हम तुझ पर केस कर देंगे। मैंने उन्हें ऐसे देखा जैसे कोई सर्कस का जोकर देख रहा हूँ। केस? मैं हल्का सा हंसा। बहुत बढ़िया। मैंने बैग से पुराना प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट निकाला और उनके सामने खोल दिया। टाइमिंग तो परफेक्ट है, मैं भी आप लोगों पर केस करने ही वाला था। पिछले 15 साल से मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी पर गैरकानूनी कब्जा करने के लिए। अब सब लोग मेरे घर से निकल जाइए, अभी के अभी। मेरी आवाज कॉरिडोर में बम की तरह गूंज गई। सबसे पहले झांग छुईफेन चीखी, ये नकली है, ये प्रॉपर्टी पेपर फेक है। वो मेरे हाथ से कागज छीने झपटी, लेकिन मैं आसानी से पीछे हट गया।
लिन जियांजुन का चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो गया। सिर्फ शादी की गाड़ी ना देने के लिए तो इतना नीचे गिर जाएगा। लिन हाउ भी पागलों की तरह आगे बढ़ा। वो सर्टिफिकेट छीनकर फाड़ देना चाहता था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हिला। मैंने सिर्फ ठंडी नजर से लिन जियांगुओ को देखा जो मेरी तरफ दौड़ रहे थे। डैड, अगर आज आपने इन्हें मुझे या इस प्रॉपर्टी पेपर को छूने दिया तो मैं गारंटी देता हूँ कल से आप सड़क पर सोएंगे। मैं एक कदम आगे बढ़ा, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपके ऑफिस जाऊंगा, सारे रिश्तेदारों के घर जाऊंगा और सबको आराम से बताऊंगा कि आपने अपने मर चुके पिता की प्रॉपर्टी कैसे हड़पी, कैसे आपने बड़े भाई के परिवार के साथ मिलकर 20 साल तक अपने बेटे को एटीएम मशीन बनाकर रखा। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द सीधे लिन जियांगुओ के दिल में कील की तरह घुस रहा था। मुझे पकड़ने के लिए बढ़ा, उनका हाथ बीच हवा में ही रुक गया। सब लोग शांत हो जाओ, कोई जल्दबाजी मत करो, चुप रहो। झांग चुईफेन चीख पड़ी, तू उसे रोक क्यों रहा है? लेकिन लिन जियांगुओ अब पूरी तरह सन्न थे। उनकी आंखें सिर्फ उस प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पर टिकी थीं, क्योंकि सबसे अच्छे से वही जानते थे कि वो कागज असली है। कुछ सेकंड बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, श्याओ चेन, चल घर चलकर बात करते हैं, दादी सुन लेंगी। मैं हंस पड़ा। घर? कौन सा घर? मेरा घर आप लोगों का स्वागत नहीं करता। मैंने सर्टिफिकेट वापस बैग में रखा, फिर एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, आपके प्यारे बड़े भाई, आपकी प्यारी भाभी, आपका प्यारा भतीजा और मेरी प्यारी माँ 24 घंटे के अंदर मेरे घर से गायब हो जाने चाहिए, वरना अगली बार मैं वकीलों और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आऊंगा और तब चीजें इतनी इज्जत से नहीं होंगी। इतना कहकर मैं मुड़ा और वापस दादी के वार्ड में चला गया, फिर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। आज से मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगा। मेरा घर, मेरा पैसा, सब पर हक सिर्फ मेरा होगा। मैंने दादी को शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया। सब अरेंजमेंट करने के बाद जब मैं वार्ड से बाहर निकला तो फोन चेक किया। जैसा उम्मीद थी, दर्जनों मिस्ड कॉल्स, सैकड़ों अनरीड मैसेज। फैमिली ग्रुप तो पूरी तरह फट चुका था। झांग चुईफेन ग्रुप में रो रो कर ड्रामा कर रही थी। रिश्तेदारों, आप लोग ही फैसला करो। सुबह सुबह सिर्फ शादी की गाड़ी ना देने के लिए इसने 20 लाख से ज्यादा की कार बेच दी। अब नकली प्रॉपर्टी पेपर लेकर पूरे परिवार को घर से निकालने पर तुला है। 2 परिवार, 10 से ज्यादा लोग, सबको सड़क पर लाना चाहता है। ऊपर से उल्टा हम पर कीचड़ उछाल रहा है। उनका मैसेज आते ही ग्रुप में रिश्तेदार टूट पड़े। ये लड़का तो हाथ से निकल गया। जियांगुओ, बेटा पाला है या आफत, चाहे कुछ भी हो, बड़ों को घर से निकालना सबसे बड़ा पाप है। एक एक करके सारे चाचा ताऊ, बुआ मौसी कूद पड़े। लेकिन मजेदार बात, एक भी इंसान ने मुझसे सच नहीं पूछा। एक भी इंसान ने ये नहीं पूछा कि मैं इतने साल क्या झेलता रहा। मैं उन ठंडे मैसेजों को देखता रहा। ना गुस्सा आया, ना दुख, बस सुन्नपन। क्या ये लोग सच में मेरे रिश्तेदार थे? कितना घटिया मजाक है। मैंने बहस नहीं की, एक शब्द भी नहीं, बस चुपचाप सारे चैट्स के स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर मैंने ग्रुप में आखिरी मैसेज भेजा, लगता है सबको इस मामले में बहुत दिलचस्पी है, तो ठीक है, कल सुबह 10 बजे पुराने घर में फैमिली मीटिंग होगी। जिस किसी को भी इस मामले पर सवाल है, सब आ सकते हैं। मैं पिछले कई सालों के सारे हिसाब सबके सामने साफ करूंगा। किसने कितना पैसा लिया, किसने कितना दबाया, सब। कृपया तैयार होकर आइएगा, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। मैसेज भेजने के बाद मैंने सारे पड़ोस और रिश्तेदारों वाले वीचैट ग्रुप छोड़ दिए। दुनिया फिर से शांत हो गई। तभी फोन बजा। माँ, लियू गुइलान। मैं कॉल काटने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों उठा लिया। इस बार ना रोना था, ना गालियां। फोन के दूसरी तरफ एक अजीब दबाव भरी खामोशी थी। फिर उनकी कांपती आवाज आई, लिन चेन, घर वापस आजा। तेरे पापा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। कह रहे हैं अगर तूने और दबाव डाला तो वो बिल्डिंग से कूद जाएंगे। तेरे चाचा लोग दरवाजा पीट रहे हैं, जल्दी आजा वरना देर हो जाएगी। मैं अस्पताल के सफेद कॉरिडोर में खड़ा था, लेकिन दिल के अंदर सिर्फ बर्फ जैसी ठंड थी। वही पुराना तरीका, वही पुराना ड्रामा, इमोशनल ब्लैकमेल, मरने की धमकी। सच में ये लोग कभी निराश नहीं करते। मैं तुरंत वापस नहीं गया। सबसे पहले दादी के डॉक्टर को कॉल किया, फिर एक पुराने नंबर पर मैसेज भेजा, एडवोकेट झांग, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और कर्ज वसूली का केस है, मैं ये केस आपको देना चाहता हूँ। उधर से तुरंत जवाब आया, समझ गया। सब अरेंज करने के बाद ही मैं आराम से टैक्सी लेकर उस तथाकथित घर की तरफ निकला। बिल्डिंग के नीचे पहुंचते ही देखा, नीचे लोगों की भीड़ जमा थी। मैंने ऊपर देखा, बालकनी पर लिन जियांगुओ खड़े थे, आधा शरीर खिड़की से बाहर निकला हुआ, और वो गला फाड़कर चिल्ला रहे थे, मेरे पास जीने के लिए कोई इज्जत नहीं बची। मैंने एक नालायक,
नाफरमान बेटा पैदा किया। ये मुझे मरने पर मजबूर कर रहा है। बालकनी पर खड़े लिन जियांगुओ गला फाड़कर चिल्ला रहे थे। दोनों तरफ झांग छुईफेन और लियू गुइलान उन्हें पकड़े रोने का ड्रामा कर रही थी। जियांगुओ, ऐसा मत करो। शाओ चेन बस थोड़ी देर के लिए भटक गया है। अरे वाह, मैं नीचे खड़ा ये तमाशा देख रहा था। ऑस्कर अवार्ड भी कम पड़ जाए। मैंने ठंडे चेहरे के साथ फोन निकाला और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। जैसे ही पड़ोसियों ने मुझे देखा, सब मेरी तरफ भागे। अरे लिन चेन आ गया, जल्दी ऊपर जा, अपने बाप को समझा। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, सीधे बिल्डिंग के अंदर चला गया। तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर लिन जियांजुन और लिन हाओ खड़े थे। मुझे देखते ही लिन जियांजुन ने हाथ उठा दिया। हरामखोर। मैं एक कदम पीछे हट गया। ठंडी आवाज में बोला, मारना है? पहले ये सोच लो, पहले आपका हाथ मुझ तक पहुंचेगा या नीचे वाले सिक्योरिटी गार्ड ऊपर पहुंच जाएंगे। उनका हाथ हवा में ही रुक गया। तभी उन्हें मेरे पीछे खड़े 2 यूनिफॉर्म वाले सिक्योरिटी गार्ड दिखे। मैंने शांत आवाज में कहा, मैंने पुलिस को बुलाया है कॉमरेड। मैंने सिक्योरिटी वालों की तरफ देखा। इन्होंने मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर गैरकानूनी कब्जा किया हुआ है और जब मैंने अपना घर वापस मांगा तो ये लोग आत्महत्या की धमकी देकर मुझे ब्लैकमेल करने लगे। एक सिक्योरिटी गार्ड आगे आया, चेहरा बिल्कुल सख्त। सब लोग हमारे साथ चलिए। लिन जियांजुन और लिन हाओ दोनों के चेहरे देखने लायक थे। बालकनी वाला पूरा ड्रामा 1 सेकंड में बैठ गया। नीचे पुलिस की गाड़ी देखकर लिन जियांगुओ का चेहरा हरा पड़ गया। वो तुरंत बालकनी से वापस अंदर चढ़ आए। जो ट्रेजिक फैमिली ड्रामा होना था, वो अब कॉमेडी शो बन चुका था। झांग छुईफेन का पति उंगली से मेरी तरफ इशारा करने लगी। लिन चेन, तू तो अपने बाप को भी। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। मेरी नजर सीधे मेरी माँ लियू गुइलान पर गई। उनका चेहरा सफेद पड़ा था, आंखें इधर उधर भाग रही थीं। मैं धीरे धीरे उनके सामने जाकर रुका, फिर एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, माँ, आपका एक्टिंग सेशन खत्म हो गया? अगर खत्म हो गया हो तो अब मेरी बारी है। तभी मेरा फोन बजा। एडवोकेट झांग। फोन से आवाज आई, मिस्टर लिन, मैं नीचे पहुंच गया हूँ। आपके बताए सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स ले आया हूँ। प्रॉपर्टी प्रिजर्वेशन एप्लीकेशन, एनफोर्समेंट फाइल और मिस झांग छुईफेन के खिलाफ डेप्ट कलेक्शन नोटिस। मैं हल्का सा मुस्कुराया। सामने खड़े लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। और ये बस शुरुआत थी। कुछ ही देर बाद एडवोकेट झांग ऊपर आए। करीब 40 साल के होंगे, गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा, एकदम फिट सूट, तेज नजरें, ऐसा प्रेशर कि सामने वाला खुद सीधा खड़ा हो जाए। उनके पीछे 2 असिस्टेंट थे। कॉरिडोर का माहौल तुरंत जम गया। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को सिर हिलाकर कहा, आप लोगों ने मेहनत की, धन्यवाद। फिर मेरी तरफ इशारा करके बोले, मेरे क्लाइंट मिस्टर लिन चेन इस प्रॉपर्टी के एकमात्र कानूनी मालिक हैं। ये लोग लंबे समय से बिना अनुमति उनकी संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं और जब मेरे क्लाइंट ने कानूनी रूप से अपनी संपत्ति वापस मांगी तो इन्होंने आत्महत्या की धमकी, पब्लिक ड्रामा और सामाजिक दबाव जैसी हरकतें की, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द हथौड़े की तरह गिर रहा था। हर लाइन के साथ लिन परिवार के चेहरों का रंग उतरता जा रहा था। एडवोकेट झांग ने हल्का सा इशारा किया। उनके असिस्टेंट ने ब्रीफकेस खोला और अंदर से कई फाइलें निकालकर सीधे लिन जियांगुओ, लिन जियांजुन, झांग छुईफेन और लियू गुइलान के हाथ में थमा दी। लिन हाओ को किसी ने कुछ नहीं दिया, जैसे वो इस कहानी में एक्स्ट्रा कलाकार हो। एडवोकेट झांग ने ठंडे स्वर में कहा, पहला, प्रॉपर्टी मामले में आप लोगों को 24 घंटे के अंदर घर खाली करना होगा, अन्यथा कोर्ट जबरदस्ती कार्रवाई करेगा। दूसरा, मिस झांग छुईफेन ने 3 साल पहले 50,000 युआन उधार लिए थे। ब्याज समेत कुल रकम 63,425 युआन बनती है। 48 घंटे के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो फ्रॉड और जानबूझकर कर्ज न चुकाने का केस दर्ज किया जाएगा। तीसरा, एडवोकेट झांग ने अगला डॉक्यूमेंट खोला। हमने पर्सनल सेफ्टी प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए भी आवेदन कर दिया है। एक बार ऑर्डर मंजूर हो गया तो आप लोग मेरे क्लाइंट और उनकी दादी के पास नहीं आ सकेंगे, ना संपर्क कर सकेंगे, ना किसी भी तरीके से परेशान कर सकेंगे। एडवोकेट झांग की हर बात भारी हथौड़े की तरह गिर रही थी। लिन परिवार के लोग उन पतले कागजों को ऐसे पकड़े हुए थे जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते कांपते हैं। सबके चेहरे से रंग उड़ चुका था। सबसे पहले झांग छुईफेन फटी। मैंने पैसे उधार नहीं लिए, ये सब झूठ है। वो पागलों की तरह वकील का नोटिस फाड़ने बढ़ी। एडवोकेट झांग ने चश्मे के पीछे से हल्की नजर उठाई। मिस झांग, कानूनी दस्तावेज फाड़ना न्याय प्रक्रिया में बाधा डालना माना जाता है और वैसे भी हमारे पास आपका असली हस्तलिखित उधारनामा मौजूद है, साथ ही पैसे मांगने की रिकॉर्डिंग भी। क्या आप चाहती हैं कि ये सब पुलिस के सामने चलाया जाए? झांग छुईफेन का हाथ वहीं रुक गया। अब उनके चेहरे पर सिर्फ डर बचा था। लिन जियांगुओ कांपते होंठों से मेरी तरफ देखने लगे। पहली बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस विनती। शाओ चेन,
डैड से गलती हो गई, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम परिवार हैं, अगर तूने हमें निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? और तेरी माँ? मैंने आखिरकार उनकी तरफ देखा, मेरी आवाज में जरा भी गर्माहट नहीं थी। आप लोग कहाँ जाएंगे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। फिर मेरी नजर लियो गुइलान पर गई, वो पूरी भीड़ के पीछे खड़ी थीं, शुरू से अब तक चुप। मैंने धीरे धीरे कहा, माँ, जिस पल आपने दादी की जान का बहाना बनाकर मुझे अस्पताल बुलाया, जिस पल आपने मुझे छत से कूदने की धमकी देकर मजबूर करना चाहा, जिस पल आपने ये सब देखते हुए भी चुप रहना चुना, उसी पल मैंने अपनी माँ खो दी। लियो गुइलान का पूरा शरीर कांप उठा, आंखों से आंसू बह निकले। श्याओ चेन, लेकिन मैंने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, अब मैं उन्हें देखना भी नहीं चाहता था। मैंने शांत आवाज में कहा, एडवोकेट झांग, अब से सब कुछ आपको सौंपता हूँ। जी मिस्टर लिन। मैं मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। पीछे से झांग छुईफेन की चीखें गूंज रही थीं, लिन जियांगुओ की टूटी हुई आवाज, लियो गुइलान का दबा हुआ रोना, लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन मैंने उनकी आखिरी पागलपन भरी चाल देखी। मैं ऑफिस पहुंचा ही था, रिसेप्शन पर एंट्री करने वाला था कि बाहर अचानक हंगामा मच गया। झांग छुईफेन और लियो गुइलान सीधे अंदर घुस आईं। झांग छुईफेन के बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर आंसुओं की धारें। लियो गुइलान भी थकी हुई और टूटी हुई लग रही थी। दोनों ने सफेद बैनर पकड़ रखे थे, उन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, बेईमान कंपनी नालायक बेटे को बचा रही है। निर्दयी लिन चेन ने अपने ही माँ बाप को मौत के मुंह में धकेला, ये सरासर अन्याय है। पूरा कंपनी लॉबी एकदम शांत हो गया, सभी सहकर्मियों की नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। तभी झांग छुईफेन ने गला फाड़कर चिल्लाना शुरू किया, लिन चेन, ओ कमीने, बाहर निकल, तूने पैसों के लिए अपने ही माँ बाप को छोड़ दिया, हमें सड़क पर ला दिया, ऊपर से अपनी दादी को भी छुपा दिया। झांग छुईफेन पूरी ताकत से चिल्ला रही थी। लियो गुइलान भी आंसू पोंछते हुए बोली, श्याओ चेन, तू ऐसा नहीं कर सकता। तेरे पिता पुलिस स्टेशन से वापस आए हैं, घर आकर एक शब्द नहीं बोले, खाना तक नहीं खाया। अगर उन्होंने कुछ गलत कर लिया तो? दोनों की एक्टिंग इतनी ओवर थी कि आसपास खड़े सहकर्मी सच में फुसफुसाने लगे। सबकी नजरें मुझ पर थीं। तभी विभाग का सुपरवाइजर आ गया, उसका चेहरा बेहद खराब था। लिन चेन, ये लोग तुम्हारे परिवार वाले हैं? मैंने शांत होकर सिर हिलाया। सिक्योरिटी को बोलिए इन्हें बाहर निकाले। ये सुनते ही झांग छुईफेन उछल पड़ी, हम नहीं जाएंगे। अगर आज आपकी कंपनी हमें जवाब नहीं देगी तो हम यहीं बैठेंगे। जो आदमी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, उसका कैरेक्टर कैसा होगा? ऐसे आदमी की बनाई चीजों पर कौन भरोसा करेगा? सुपरवाइजर मुझे साइड में ले गया, धीरे लेकिन सख्त आवाज में बोला, मुझे तुम्हारे घर के झगड़ों से मतलब नहीं है। ये कंपनी है, सब्जी मंडी नहीं। मैं तुम्हें आधे दिन की छुट्टी दे रहा हूँ, अभी के अभी ये तमाशा खत्म करो। एक इंसान की वजह से कंपनी की इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। मैं समझ गया, मुझे सस्पेंड करने की तैयारी हो चुकी थी। उन्होंने मेरा घर छीना, मेरे पैसे छीने और अब मेरी नौकरी भी छीनना चाहते थे। मैंने लॉबी में खड़ी उन दोनों औरतों की तरफ देखा, उनकी आंखों में जहरीली जीत चमक रही थी, लेकिन मैंने बहस नहीं की, बस शांतिपूर्वक अपना बैग उठाया और सबकी नजरों के बीच धीरे धीरे कंपनी से बाहर निकल गया। पीछे से उनकी जीत वाली हंसी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई जंग जीत ली हो। कंपनी गेट से बाहर निकलते ही मैंने एडवोकेट झांग को फोन लगाया, प्लान नंबर 2 शुरू कीजिए। मैं इन लोगों पर मानहानि और सार्वजनिक शांति भंग करने का केस करना चाहता हूँ, और कुछ मीडिया वालों से भी संपर्क कराइए, मेरे पास सुनाने के लिए बहुत अच्छी कहानी है। फोन करते ही दूसरा कॉल आ गया। प्राइवेट हॉस्पिटल की हेड नर्स थी, उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। मिस्टर लिन, कृपया तुरंत अस्पताल आइए, आपकी दादी, कुछ फैमिली मेंबर्स मिलने आए थे। उन्होंने उन्हें बहुत भावनात्मक तनाव दिया, जिससे उनका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया और वो बेहोश हो गईं। मेरी उंगलियां फोन पर कस गईं। उन्होंने दादी तक को नहीं छोड़ा। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। दादी, उन्होंने सच में दादी पर हाथ डाल दिया। जब मैं अस्पताल पहुंचा, दादी को आईसीयू में शिफ्ट किया जा चुका था। मोटे कांच के पीछे वो शांत लेटी थीं, पूरे शरीर पर पाइप लगे हुए। ईसीजी मशीन पर बस हल्की सी लाइन चल रही थी। उस पल मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। हेड नर्स मेरे पास आई, मिस्टर लिन, अभी उनकी जान को खतरा नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत बड़ा मानसिक झटका लगा है। उन्हें अब पूरी तरह शांति चाहिए। जो मिलने आई थी वो आपकी माँ थी। वो कह रही थी कि आप नालायक हैं और पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। बुजुर्ग महिला इतनी गुस्से में आ गई कि बोल तक नहीं पा रही थी। मैंने धीरे से आंसू पोंछे, फिर ठंडी आंखों से उसकी तरफ देखा। दिल फिर से बर्फ हो चुका था। आज के बाद मेरे अलावा कोई भी उनसे नहीं मिलेगा। बाकी लीगल प्रोसेस मेरा वकील संभालेगा। मैंने आखिरी बार कांच के पीछे दादी को देखा, फिर मुड़ गया। अब ना रोना बचा था, ना गुस्सा। दिल के अंदर सिर्फ एक मौत जैसी खामोशी रह गई थी।
कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि दर्द भी महसूस नहीं होता। मैं होटल वापस गया और दादी का दिया हुआ छोटा डिब्बा खोला। उसके अंदर एक छुपा हुआ खांचा था, उसमें एक और छोटी चाबी रखी थी। दादी ने कहा था, अगर कभी वो लोग तुझे पूरी तरह तोड़ दें तो बैंक जाकर तेरे दादाजी का लॉकर खोलना। मैं शहर के पुराने बैंक पहुंचा। 15 साल से बंद पड़े उस लॉकर को खोला। अंदर ना सोना था, ना हीरे, ना गहने, बस एक पुराना पीला पड़ा भूरा कागजी लिफाफा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे धीरे दादाजी का छोड़ा हुआ पत्र खोला। उसके साथ बैंक स्टेटमेंट्स थे और एक हाथ से लिखा हुआ इकबालिया बयान। उस कागज पर खून लगे उंगलियों के निशान तक मौजूद थे। पत्र में दादाजी ने लिखा था, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस ये है कि मैं अपने दोनों बेटों की बुरी आदतें नहीं बदल पाया। वो इकबालिया बयान मेरे बड़े चाचा लिन जियांजुन ने खुद लिखा था। 20 साल पहले उन्होंने फैक्ट्री के 3 लाख युआन गबन किए थे। दादाजी ने वो कर्ज चुकाने के लिए पुश्तैनी घर बेच दिया था और उसी वक्त उनसे ये लिखवाया था। साथ रखे बैंक स्टेटमेंट्स उसी कर्ज की पेमेंट का पक्का सबूत थे। दादाजी ने पत्र में लिखा था, मैं ये राज अपने साथ कब्र में ले जाना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि मेरे बाद तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा, इसलिए मैंने ये तलवार उनके सिर पर छोड़ दी। मैं उस भारी कागज को हाथ में पकड़े बैठा रहा। आंखों से आंसू धुंधला रहे थे। दादाजी धन्यवाद। मैं बैंक से बाहर निकला। धूप इतनी तेज थी कि आंखें चुभने लगीं। मैंने फोन निकाला और लिन जियांगुओ को कॉल किया। फोन उठते ही उनकी चिड़ी हुई आवाज आई, अब क्यों फोन किया? हम पर हंसने के लिए? मैंने शांत स्वर में कहा, कल सुबह 10 बजे अपने बड़े भाई के परिवार और लियू गुइलान को लेकर एडवोकेट झांग के ऑफिस आ जाइए। मैं आप लोगों से आखिरी हिसाब करना चाहता हूँ। उधर से ताना भरी आवाज आई, तू होता कौन है हमें बुलाने वाला? मैं हल्का सा मुस्कुराया, मत आइए, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि कल दोपहर तक 20 साल पुराने गबन का ये इकबालिया बयान सिक्योरिटी ब्यूरो और पुरानी फैक्ट्री के रिकॉर्ड में पहुँच जाएगा। फोन के दूसरी तरफ अचानक मौत जैसी खामोशी छा गई। फिर लिन जियांगुओ की घबराई हुई भारी सांसें सुनाई देने लगीं। अगले दिन एडवोकेट झांग का ऑफिस शहर की सबसे महंगी बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर था। जब मैं पहुंचा, पूरी लीगल टीम पहले से तैयार बैठी थी। सुबह ठीक 9:55 पर मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और वो पांचों अंदर आए। लिन जियांगुओ, लियू गुइलान, लिन जियांजुन, झांग छुईफेन, लिन हाओ। लिन जियांगुओ का चेहरा बिल्कुल राख जैसा हो चुका था। आंखें मुझसे मिलने से बच रही थीं। लियू गुइलान की आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। झांग छुईफेन अब भी जहर भरी नजरों से मुझे देख रही थी, लेकिन लिन जियांजुन, उनका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। आंखों में साफ डर था। सिर्फ लिन हाओ ही अभी तक कुछ नहीं समझ पा रहा था। सब मेरे सामने बैठ गए, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं बोला। कमरे का माहौल ऐसा था जैसे हवा भी जम गई हो। सुबह ठीक 10 बजे एडवोकेट झांग ने हल्का सा गला साफ किया। सभी लोग ध्यान दें, आज आपको यहाँ कुछ पुराने मामलों का अंतिम और कानूनी निपटारा करने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। असिस्टेंट ने एक फाइल निकालकर सीधे लिन जियांजुन के सामने रख दी। एडवोकेट झांग ने शांत स्वर में कहा, मिस्टर लिन जियांजुन, ये डॉक्यूमेंट आपको पहचान में आ रहा होगा, है ना? फाइल देखते ही लिन जियांजुन का पूरा शरीर कांपने लगा। नहीं, ये असली नहीं हो सकता। झांग छुईफेन अचानक चीख पड़ी, ये सब नकली है। सुबह सुबह तुम लोगों ने कोई घटिया चाल चली है। एडवोकेट झांग बस हल्का सा मुस्कुराए। फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग चला दी। स्पीकर से दादाजी की भारी आवाज गूंज उठी, लिन जियांजुन, घुटनों पर बैठ। 3 लाख, पूरे 3 लाख युआन। क्या तू चाहता है पूरा परिवार तेरे साथ बर्बाद हो जाए? कबूलनामा लिख। फिर दादाजी की आवाज और ठंडी हो गई, ये उंगली का निशान तेरे सिर पर लटकती तलवार रहेगा। अगर तूने परिवार में किसी को तंग किया, खासकर शाओ चेन को, तो कब्र से निकलकर भी तुझे वहीं भेजूंगा जहां तेरा असली ठिकाना है। रिकॉर्डिंग में लिन जियांजुन की दबे हुए रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही पूरा मीटिंग रूम मौत जैसी खामोशी में डूब गया। लिन जियांजुन कुर्सी से फिसलकर सीधे जमीन पर गिर पड़े, चेहरा सफेद, कपड़े ठंडे पसीने से भीगे हुए। शाओ चेन, चाचा से गलती हो गई, मैं तेरे सामने सिर झुकाता हूँ। मैं उन्हें चुपचाप देखता रहा। ना खुशी थी, ना संतोष, बस बहुत गहरी थकान। मैंने हल्का सा सिर घुमाकर एडवोकेट झांग को इशारा किया। उन्होंने दूसरी फाइल खोल दी। चूंकि अब सारे तथ्य साफ हैं, तो अब समझौते की शर्तों पर बात करते हैं। उनकी आवाज साफ, ठंडी और बेहद सख्त थी। पहली शर्त, आज शाम 6 बजे तक प्रॉपर्टी पूरी तरह खाली की जाएगी। कोई भी निजी सामान अंदर नहीं छोड़ा जाएगा। 6 बजे के बाद ताले बदल दिए जाएंगे। अंदर बची हुई किसी भी चीज को कचरा माना जाएगा। अगर जबरदस्ती घुसने की कोशिश की गई तो ट्रेसपासिंग का केस दर्ज होगा। झांग छुईफेन अचानक सिर उठाकर कुछ बोलने वाली थी, लेकिन लिन जियांजुन ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। अब उनमें चीखने की भी हिम्मत नहीं बची थी। एडवोकेट झांग ने अगला पन्ना पलटा। दूसरी शर्त,
कर्ज। मिस झांग छुईफेन पर 63,425 युआन बकाया है। इसके अलावा पिछले 5 सालों में लिन चेन ने कुल 6,30,000 युआन ट्रांसफर किए, जिसमें से 2 लाख युआन लिन हाउ के घर खरीदने के लिए इस्तेमाल हुए। कानूनी रूप से इसे अनुचित लाभ माना जाएगा और पूरी रकम वापस करनी होगी। क्या? लिन जियांगुओ और लिन हाउ एक साथ चीख पड़े। वो मेरे बेटे की तरफ से दिया गया पैसा था, वो तो बाप को दिया गया तोहफा था। एडवोकेट झांग ने चश्मा ऊपर किया। हमारे पास 5 साल की कॉल रिकॉर्डिंग्स और चैट लॉग्स मौजूद हैं। हर पेमेंट इमोशनल ब्लैकमेल, रोने धोने और मानसिक दबाव के तहत करवाई गई थी। अगर अनुचित लाभ पर कोई आपत्ति है तो कोर्ट में आराम से चर्चा कर लेंगे। लिन जियांगुओ का चेहरा पूरी तरह बुझ गया। अब वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। एडवोकेट झांग आगे बोले, दोनों कर्ज मिलाकर कुल 263,425 युआन बनते हैं। आज शाम 6 बजे तक पैसे अकाउंट में होने चाहिए, वरना फ्रॉड और अनुचित लाभ दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज होगा। फिर उनकी नजर लियू गुइलान पर गई। वो कांपते हुए सिर झुका चुकी थी। अगली बार नेक्स्ट पार्ट तब आएगा जब वीडियो पर 3000 लाइक होंगे। और हाँ, मेंबरशिप ऑन कर दी है, ज्वाइन कर लो। वहाँ तो नेक्स्ट पार्ट जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।